जमाना नहीं है लड़खड़ा के चलने का, संभल भी जाओ अभी वक्त है संभलने का। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम डेट कभी भी आईपीपीएस अनाउंस कर सकता है। महीने भर में, डेढ़ महीने में, 50 दिन में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो के बाद आपकी सारी, जो आप अगर अंधेरे में हो अभी तो रोशनी में आ जाओगे। आज आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स है जिनको आपको कवर करना है नंबर लाने के लिए, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज मैं क्लियरली उन टॉपिक्स का ऑब्जर्वेशन करके लाया हूं। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, जेवी, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट, जो सेंटर और स्टेट के जब बाकी एग्जाम्स हुए हैं वहां पे स्टैंडर्डाइज्ड कॉमर्स सिलेबस से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि आज के वीडियो के बाद आपका सारा भ्रम दूर होने वाला है और आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ, इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन टॉपिक्स की रिलेवेंस ज़्यादा है, इन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो पहले बात कर लेते हैं हम एग्जाम डेट के बारे में, जो बवंडर मचा रखा है। हमने ही सबसे पहले ये चीज़ बोला था कि जुलाई में एग्जाम पॉसिबल नहीं है, इतना दिख रहा नहीं है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए। और हमने आईबीपीएस में बात करी थी तो उन्होंने भी हमें यही बोला था, गवर्नमेंट ऑर्डर्स प्लस पेंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। दूसरी बात, आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि एग्जाम कंप्यूटर सेंट्रिक बेस्ड होंगे। जो पहले वाली नोटिफिकेशन थी उसमें एक चीज थी, वो ये कि एग्जाम सेंटर्स बाहर आ सकते हैं, बट अब एग्जाम सेंटर बाहर नहीं है, अब एग्जाम सेंटर राजस्थान में ही आएंगे। तो जो आईबीपीएस है वो कंडक्ट कराने के लिए एक चीज पूरी पूरी कोशिश करेगा, वो ये कि जिन लोगों ने जिस प्रेफरेंस से एग्जाम सेंटर्स भरे हैं वहीं पे उनके एग्जाम हो जाए, क्योंकि ट्रैवलिंग को अवॉइड कराने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ कोविड-19, यानी कोरोना वायरस की वजह से वो ट्रैवलिंग को अवॉइड कराने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। इसीलिए एग्जाम सेंटर्स वहीं पे प्रेफरेंस देने की सोच रहा है कि जहां पे के लोगों ने प्रेफरेंस भरा है। जैसे जयपुर के लोगों ने जयपुर में भरा है। दूसरी बात, मुझे किसी ने आइडिया दिया था कि डिजिटल आयन में सेंटर्स आते हैं, तो डिजिटल आयन में सेंटर्स आते हैं तो आप एक बार पता करिए कि वहां पे आईबीपीएस ने बुक करी है क्या कॉलेज को, या फिर वहां पे उस सेंटर को बुक किया है। तो मैंने वहां पे तो बात नहीं करी, लेकिन जयपुर में आर्या कॉलेज में सेंटर्स आते हैं क्योंकि ये है कंप्यूटर सेंट्रिक बेस्ड, यानी जहां पे ज्यादा कंप्यूटर वहां पे सेंटर्स आएगा। और आर्या में सेंटर्स आते हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम होता है वो आर्या में तो सेंटर आता ही। तो मैंने वहां पे फोन किया तो मेरे को वहां से कुछ ज्यादा आउटपुट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बोला कि ये नॉर्मली तो अथॉरिटीज़ हमें बुक करती है, लेकिन हमारे पास ऐसे भी कोई ऑर्डर नहीं है कि हम एडवांस में बता दें आपको, और अभी हमारे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब जनरल टॉक्स में उन्होंने मुझे अवॉइड करने की कोशिश करी, बट उन्होंने एक हिंट दिया कि हाँ, हमें हायर करा जाता है, फिर फैकल्टीज़ को हम इन्फॉर्म करते हैं, फैकल्टीज़ उस चीज़ के लिए प्रिपेयर है या नहीं है, किस लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराना है वो भी, क्योंकि कई बार बहुत छोटे छोटे एग्जाम्स भी होते हैं जो वहाँ पे होते हैं, जहाँ पे मीन्स 200 400 500 लोग एक सेंटर पे आते हैं। लेकिन ये एग्जाम थोड़ा बड़ा है, इसमें ज़्यादा लोगों ने भरा है, तो उन्होंने मेरे को क्लियर कट बताया नहीं है इस चीज़ के बारे में। और एक उपेन यादव, जो कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट करा था और उसमें बोला था उनकी किसी से बात हुई है, आलोक जी वगैरह किसी से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि जुलाई में सेंटर्स उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध यानी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो जुलाई में एग्जाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। अगस्त सितंबर में एग्जाम होगा, जो कि मेरा खुद का मानना था बहुत पहले से ही। मैं ही ये बोल रहा था, बाकी सब भेड़ चाल में ये बोल रहे थे कि बस हो जाएंगे हो जाएंगे। अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा कि जुलाई में एग्जाम हो नहीं सकते, लेकिन पहले एओ का एग्जाम होगा तो ये तो कंफर्म हो गया अब कि आपका जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम अगस्त में होगा, या फिर अब बाद में जब भी नोटिफिकेशन आएगी उसी अकॉर्डिंग होगा। तो ये तो हो गई बात जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम डेट से रिलेटेड। लेकिन अब जो आने वाला है वो आपका मतलब इतना हेल्पफुल होने वाला है, दिल से बोल रहा हूँ। ये टॉपिक्स अगर आपने कवर नहीं किए ना तो आप कहीं के नहीं रहोगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में टॉपिक्स से, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। बस इतना सा बोलूंगा, वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, इतना सा चाहता हूँ मैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस है, वो है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, एसएस प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इनमें से कम 2 क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस है। हर एग्जाम में पूछा जाता है ये चीज़ें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, और एएस यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं कम से कम लेता हूँ तो इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ से माने हैं कि 2 क्वेश्चन इनके नाम और नंबर में से पूछे जाएं। दूसरा है SA 705 स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 705। ये होता है मॉडिफिकेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसमें 3 ओपिनियन होते हैं, एक क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर और एडवर्स ओपिनियन। ये वहाँ से अनक्वालिफाइड भी ओपिनियन होता है, बट वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और
एक है कंपनी ऑडिट, सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 148, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने ये कवर नहीं कर रखा है तो जल्दी से जल्दी कवर करिए। इनमें से भी जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो है सेक्शन 139 जिसमें अपॉइंटमेंट की बात करता है, सेक्शन 144 जिसमें कि ऑडिटर कौन कौन से सर्विसेज रेंडर नहीं कर सकता, सेक्शन 148 जिसमें ये बताया गया है कि कॉस्ट रिकॉर्ड किसको मेंटेन करना पड़ता है और कॉस्ट ऑडिट किसको करानी पड़ती है, यानी कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड सारा यहाँ पे बताया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है इनमें से कि तो इनको तो बिल्कुल पढ़ लेना, छोड़ना मत बिल्कुल। तो हमारे 5 क्वेश्चन हो गए अभी तक अंदाजे के अकॉर्डिंग। उसके बाद है सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 188, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वाला सेक्शन है 188। तो ये है कंपनी लॉ का सेक्शन है। इसमें डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है, कितने डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, कितने मिनिमम मैक्सिमम इनका रेम्यूनरेशन, कौन डिस्क्वालीफाई होता है, कौन वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है, ये सारा इसमें यहाँ पे डिस्कस किया गया। अगर कंपनी लॉ से क्वेश्चन पूछा गया तो इन्हीं सेक्शंस में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो ये 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं क्योंकि सेक्शंस ज़्यादा हैं और फिर इसका मतलब हम 2 क्वेश्चन मान सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको 1 या 2 क्वेश्चन बोला है, क्योंकि कंपनी लॉ आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। अगर आई तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएंगे। फिर आता है डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग में से श्योर क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान से पढ़ लेना। फिर आता है पार्टनरशिप में से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। पार्टनरशिप में गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो पार्टनर्स का किस रेशियो में इक्वली डिवाइड होता है, क्या एग्रीमेंट में है या नहीं है, सब कुछ पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे। 7th है टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग प्लस बुक्स प्लस जनरल। जो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग होता है ना, बेसिक अकाउंटिंग वो प्लस बुक्स, सब्सिडरी बुक्स और बाकी जितनी भी बुक्स है वो, प्लस जनरल एंट्रीज, जनरल के रूल्स, सब कुछ वहाँ से कुल मिला के 3 क्वेश्चन कम से कम पूछ सकता है। 3 क्वेश्चन कम से कम वहाँ से पूछ सकता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 3 क्वेश्चन का मार्किंग रख रहा है। उसके बाद है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो ट्रायल बैलेंस में रेक्टिफाई करते हैं एरर्स को, ठीक है वो, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। अब आप सोच रहे होगे ये तो सब कुछ ही कवर कर रहा है। तो दोस्तों जब भी कभी एग्जाम कंडक्ट करवाता है और वहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइज सिलेबस दिया होता है ना, तो हर एग्जाम अथॉरिटी क्या करती है, हर उसमें से जो उन टॉपिक्स को हिट करती है सिलेबस में, जब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछती है तो उन टॉपिक्स को हिट करती है, किसी भी एक टॉपिक को ज़्यादा इंक्रीज करके नहीं देती है। तो ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स है जो एक्चुअल में रिलेवेंस रखते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है इशू, फॉरफीचर, रिडम्पशन। जो शेयर से रिलेटेड जितनी चीज़ है ना, इशू हो गया, फॉरफीचर हो गया, रिडम्पशन हो गया, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स हो गया, शेयर्स और डिबेंचर्स और जितना भी कुछ है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और डिबेंचर्स को इशू करने वाला सब कुछ यहाँ पे आएगा। तो वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने 1 क्वेश्चन लिखा है लेकिन 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइनल अकाउंट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट ये कैसे बनाते हैं और इनमें से क्या क्या होता है। लाइक लाइबिलिटीज़ में क्या आता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, कैसे ऊपर नीचे करके इनका कॉम्बिनेशन, मतलब इनके लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो गई तो क्या असेट्स भी बढ़ेंगे, ऐसा करके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। डेफिनेटली बनेगा, 1 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। अकाउंटिंग रेशियोज, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है। अकाउंटिंग रेशियोज से 200% क्वेश्चन आने वाला है, लिख लेना, आपके दिमाग में फीड कर लेना कि अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ने हैं, 1 क्वेश्चन ठीक करना है। तो अगला बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने के पूरे चांसेस है। उसके बाद आता है कैपिटल स्ट्रक्चर प्लस कैपिटल बजटिंग। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस बनेंगे। अगर टॉपिक दे रखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे। फिर आता है CFS और FFS, इसका मतलब है कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है, 1 क्वेश्चन आएगा जब दे रखा है और CFS FFS इसका पार्ट है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट प्लस डिविडेंड, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने इसको, इस टॉपिक को मैं चाहता तो B कैटेगरी में डाल देता, बट है ना, मैंने सोचा कि हाँ क्वेश्चंस आते हैं और आ रखे हैं। यूपीएससी के असिस्टेंट डायरेक्टर के उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें से उन्होंने क्लियरली, बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ही ईजी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है। अब वर्किंग कैपिटल तो हम जानते हैं भाई क्या, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। लेकिन वो क्या होता है, वो नेट वर्किंग कैपिटल होता है, करंट एसेट्स माइनस। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या हो जाता है, सिर्फ करंट एसेट्स का टोटल कर दोगे तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मान लेंगे उसको, ठीक है, उसमें से लाइबिलिटीज माइनस नहीं करेंगे तो उसको। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर आता है कॉस्टिंग में से। कॉस्टिंग में से देखो, इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग, यानी कॉस्ट शीट जो होती है ना, वही सारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन देती है आपको कॉस्टिंग का। भाई कॉस्टिंग के इसमें थ्योरी पूछी जाएगी, इसमें थ्योरी पूछी जाएगी और फिर उसके बाद मटेरियल लेवल ओवरहेड में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने 2 क्वेश्चन माना है यहाँ पे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 क्वेश्चन सब मान के चल रहे हैं। फिर आता है जॉब प्लस बैच प्लस प्रोसेस कॉस्टिंग, यानी टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग और टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में से क्वेश्चन बनेगा। आप सोच रहे होंगे सारा ही सिलेबस कवर कर रहा है, हाँ, अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन आने वाला है इनमें से।
फिर आता है रिकंसिलेशन प्लस बजटरी कंट्रोल। मुझे कम लगता है क्वेश्चन आएगा, बट आ सकता है, क्योंकि मैंने पेपर्स जब एनालिसिस करे थे जिनके बेस पे ये टॉपिक्स मैं आइडेंटिफाई करके बना रहा हूँ, वहाँ पे क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड भी, इसीलिए आ सकता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट आपके एक अलग से टॉपिक दे रखा है, मैं आपको बताऊँ। ये देखो आपका जो नोटिफिकेशन थी उसमें यहाँ पे क्लियरली दे रखा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आईटी बेसिक्स, यानी ये हो गया इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट्स प्लस रेजिडेंशियल स्टेटस से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा। इस बेसिक कंसेप्ट में आपकी टैक्स रेट वगैरह सब कुछ आ जाती है, इनकम टैक्स का 1961 में जो एक्ट है वो उससे रिलेटेड सब कुछ आ जाता है इसमें, तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस हैं। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स, यानी सैलरी हो गई, हाउस प्रॉपर्टी हो गई, पीजीबीपी हो गई, अदर हो गया, कैपिटल गेन हो गया, इन सब में से क्वेश्चन आ सकता है। कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बेसिकली पूछा जाता है सैलरी हेड से और हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 2 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से बन सकते हैं। टीडीएस टीसीएस में से क्वेश्चन आएगा, पढ़ लेना, रेट्स पढ़ लेना, और किस कौन सा सेक्शन लगता है, सेक्शन भी पूछ सकते हैं, रेट्स भी पूछ सकते हैं, और उनके बारे में सब कुछ पढ़ लेना, सिर्फ इतना सा पढ़ना है और कुछ नहीं। डिडक्शंस, 80C वाला डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, पर 80GG इंपॉर्टेंट है, 80D वाला इंपॉर्टेंट है, तो ये डिडक्शंस के ऊपर से क्वेश्चंस बनने वाले हैं डेफिनेटली। मैट एएमटी, मैट क्या होता है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, एएमटी क्या होता है, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये कंपनीज पे लगता है, ये इंडिविजुअल्स पे लगता है। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग ऑफ इनकम, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, 2 क्वेश्चन भी बन सकता है, 3 क्वेश्चन भी बन सकता है, कितना भी बन सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स में से क्वेश्चन आने वाला है। फिर आते हैं, एक टैक्स का ही पार्ट है जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये, तो जीएसटी का इंट्रोडक्शन टू जीएसटी से, अगर जीएसटी से क्वेश्चन आ रहा है और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना तो जीएसटी से कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेगा, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में से आर्टिकल्स पे क्वेश्चंस बन सकता है, जीएसटी कब आया, जम्मू एंड कश्मीर में कब लागू हुआ, जीएसटी की कितनी रेगुलेशंस है, सब कुछ, जीएसटी काउंसिल कब अमेंड हुई, कब फ्रेम हुई, जीएसटी काउंसिल में कौन कौन मेंबर बन सकता है, तो ये सब कुछ आ सकता है यहाँ पे। फिर जीएसटी की जो रिटर्न्स है, जीएसटीआर के जितने नंबर है वो सारे नंबर, और किसकी कौन सी रिटर्न का क्या काम है वो, और कौन सी रिटर्न का नंबर है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। रजिस्ट्रेशन, किस किस को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कौन से स्पेशल स्टेट्स है, किन के ऊपर कौन सी लिमिट लागू होती है टर्नओवर के रजिस्ट्रेशन की। कंपोजिशन स्कीम, भाई कंपोजिशन स्कीम भाई खुद के स्टेट में आप कर रहे हो तो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट आउट कर सकते हो, उस पर कम रेट ऑफ टैक्स लगता है, मतलब कम लेना पड़ता है। ठीक है, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि भाई आप सामान बेच रहे हो और खरीद रहे हो, तो जो खरीद रहे हो उस पर आपने टैक्स पे किया होगा, और बेच रहे हो उस पर आपने टैक्स लिया होगा, तो टैक्स लिया होगा वो ज़्यादा होगा और खरीद रहे हो वो कम होगा, तो मतलब दोनों को सेट ऑफ करके आपको गवर्नमेंट को कितना पे करना है। ठीक है, तो वो हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप ले सकते हो, उस पे से एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ इसका, जीएसटी का। वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी, वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी मींस जीएसटी का वैल्यूएशन करना, परसेंटेज ऑफ टैक्स लगा के जीएसटी कितना लग रहा है कितना नहीं लग रहा उसका वैल्यूएशन करना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है जीएसटी से। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो टॉपिक दे रखा है आपका सिलेबस में, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, यानी ये होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ये नाना करते करते भी हर एग्जाम में पूछ लेते हैं, जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वैकेंसीज होती है या फिर सिलेबस को थोड़ा वास्ट करके बताया जाता है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका मैं 2 मान लेता हूँ, 2 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। ये ओवरऑल क्वेश्चंस पता है कितने हो रहे हैं, जितने अभी तक आपको मैंने डिस्कस करके बताया, ये हो रहे हैं 38 क्वेश्चंस, 38 या 39 क्वेश्चंस हो रहे होंगे, आप एक बार काउंट दोबारा कर लेना। इसके अलावा अगर आप कुछ कवर करना चाहो तो आप क्या क्या अगर आपने ये कवर नहीं किया तो आप ऐसे मान लेना आपने कुछ भी कवर नहीं करा है, ये सिलेबस का ही पार्ट है, लेकिन ये आपको पहली प्रेफरेंस में टॉपिक्स को कवर करना है। उसके बाद बी कैटेगरी में से जो क्वेश्चंस हैं वो मैं क्वेश्चंस नहीं बोल रहा, लेकिन इन ये टॉपिक्स भी हैं, इनको भी आप कवर कर सकते हो। वाउचिंग वेरिफिकेशन ऑडिट में, टाइप्स ऑफ ऑडिट में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, लिक्विडेशन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ये भी अकाउंटिंग में, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, लेवरेजेस एनएवी ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक्स, तो इनको भी कवर कर सकते हो। असेसमेंट प्रोसीजर इनकम टैक्स का है तो इसको भी आप कवर कर सकते हो। ऑडिट प्लान स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्रोग्राम ये टॉपिक है आपका, ये टॉपिक है आपका ऑडिट का, तो इसको भी आप कवर कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे ऐसे 500, 200, 315, 299, जॉइंट ऑडिट वाला 299, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एंड इट्स एनवायरनमेंट ये 315, 200 वाला ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, 500 ऑडिट एविडेंस, इनको थोड़ा सा डीप में जाके थोड़ा सा पढ़ लेना, ज़्यादा पढ़ना मत, इनको ज़्यादा नहीं पढ़ना। ऑडिट के बारे में ये स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग का मैंने एक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, आई बटन में मैं दिखा दूंगा। और ऑडिट की ही एमसीक्यू सीरीज़ भी हमने स्टार्ट करके उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें, उनको भी आप डिस्कस देख सकते हो। इसके अलावा देखो
यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सिलेबस में क्लियरली मेंशन है ग्रेजुएशन डिग्री लेवल तक का कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जाम फॉर पार्ट ए शैल बी ऑफ द ग्रेजुएशन लेवल। तो इन्होंने ये भी बोला है कि 11th-12th की बेसिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, इनको भी ये टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चंस या 1-2 क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनेंगे यार, बनेंगे। तो इतना जब कुछ सब कुछ कवर करोगे ना, तब जाके आपका एक सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस कवर होगा। और ये तो कवर करना ही करना है। बी कैटेगरी नहीं करो तो कम से कम ए कैटेगरी, जिसमें से आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली आने वाले हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको हेल्प रहे कि इन टॉपिक्स का आपका कवर हुआ है या नहीं हुआ कोर्स में। और मैं बता दूं, जब ये टॉपिक कवर हो जाए फिर इनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। और एक बार एक टॉपिक के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो तो 100-200 एमसीक्यू करने मत लग जाना। एक टॉपिक के 20 एमसीक्यू कर लिए, फिर अगले टॉपिक के 20 कर लिए, इतना ही करना है। प्रैक्टिस करनी है, फिर अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस रिविजन। कुछ नया चल रहा है तो वो पार्ट बी पे भी अब राजस्थान जीके पर्टिकुलरली ऐड कर दी गई है, तो वो 48 नंबर का हो गया है ओवरऑल जीके। तो आप जाके एक बार उस जीके पार्ट को भी थोड़ा प्रेफरेंस दो कि वहाँ से भी आप थोड़ा नंबर जुगाड़ पाओ, मिनिमम 50% नंबर जुगाड़ पाओ। क्योंकि उस जीके का इफेक्ट पता है क्या आएगा? उस जीके का इफेक्ट आएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी कट ऑफ पे। क्योंकि अब जो जिनकी कॉमर्स स्ट्रांग नहीं थी, जिनके कंपटीशन वाले एग्जाम से स्ट्रांग थे, वो जीके में थोड़ा सा एडवांटेज लेके 10-15 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे जो कॉमर्स स्ट्रांग वाले सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनका थोड़ा कम हो जाएगा मामला। तो इसीलिए आपको वहाँ पे भी फोकस करना है। लेकिन ये जब तक तैयार नहीं है ना टॉपिक, तब तक आपका कुछ भी नहीं हो रखा। कॉमर्स में 60% वेटेज जो कॉमर्स का है ना, उसके लिए आपको ये ही तैयार करने पड़ेंगे। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मैं थोड़े दिन तक गायब रहूँगा यहाँ से यूट्यूब से अगले 20-25 दिन, लेकिन जो चैनल पे कंटेंट आपको मिलने वाला है ना इन फ्यूचर, वो एक नंबर कंटेंट होने वाला है। आप मेरे को इन फ्यूचर जब पेपर देख के आओगे तब थैंक्स बोलोगे कि आपने इस चैनल को पकड़ रखा था, इसीलिए आज आपको वहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिले, या फिर आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे थे क्वेश्चंस को और सही करके आए हो क्वेश्चंस को। ये पेपर होने के बाद आप मेरे को बोलोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतना सा बोलूँगा कि ये टॉपिक्स तो कर ही लेना। और 70-80% लोग जो ओबीसी और जनरल की सीट्स है, वो CA फाइनल, CS फाइनल, CMA फाइनल वाले ले जाते हैं। तो अब बाकी जो है उनके लिए बहुत ही हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, बहुत ही स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप उनमें से हो तो आपको बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। ये सच्चाई है, ये एक कड़वा सच है कि वो लोग ले जाते हैं इन सीट्स को। इसीलिए क्योंकि उनका पूरा बेसिक्स इतना स्ट्रांग होता है कि वो ना पढ़ के जाते हुए भी 30-40 क्वेश्चन ठीक कर देते हैं कॉमर्स के। और जब अच्छे से पढ़ के चले जाए तो 50 क्वेश्चन तो ठीक कर ही देंगे कॉमर्स के। तो आप ये ध्यान रखना कि आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। इन टॉपिक्स को कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी कवर करो। और डेट कभी भी आ सकती है, डेट के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको। प्रोबेबली अगस्त में होगा। मेरा ये ऐसा ऑनेस्ट बिलीफ है कि प्रोबेबली अगस्त में होगा। ये क्वेश्चंस ही आए ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चंस के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड कॉमर्स के सिलेबस में पास डेटा ये बोलता है, उसके बेस पे मैंने ये क्वेश्चंस डिसाइड किए हैं। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।